ठीक है, आज की लास्ट क्लास है ये। ठीक है, नहीं अब लास्ट क्लास है, मैंने पूरा ड्रेस दिखा दिया है, अब नहीं, ड्रेस फ्लेक्स खत्म। हाँ ऑनलाइन ही मंगाई, मैम की शॉपिंग ऑनलाइन ही चलती है। तो टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट्स के हमारे चल रहे हैं। पार्ट 13 हमने दिन में पढ़ा था, अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 14। ठीक है, इसमें जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पढ़ाते पढ़ाते 18 है ना। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन बचेंगे, फिर हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का भी टॉप 20 खत्म हो जाएगा, और कल हमारा सीपीएम का तो खत्म हो ही जाएगा। तो कल जो सीपीएम का लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, कल उसके बाद हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर जो 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए वो कर लेंगे। नहीं 150 का नहीं, 100 रुपए का है। चलो शुरू करें, रेडी एवरीवन, रेडी एवरीवन। चलो जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप बनाएंगे या फिर हार्ट बनाएंगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। रेडी। देखो कितने सिंपल से इजी से टॉपिक्स हैं हमारे दो। एक है ब्लड बैंक के बारे में, जिसमें हमको बेसिक रिक्वायरमेंट्स यानी कि बेसिक जरूरतें क्या है वो लिखना है, और फंक्शंस क्या है। अगर आप लोगों ने 2025 का मेरा पीवाईक्यू सीरीज देखा होगा यूट्यूब में, जैसा कि काफी सारे लोगों ने देखा ही होगा, उसमें मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और क्लासेस में भी कर चुकी हूँ। तो जिनने पढ़ा है उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फंक्शंस होते हैं। और उसके साथ सेकंड हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमें ग्राहक के बारे में पढ़ना है। ये भी 2025 के पेपर में हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के हम अभी रिवीजन करने वाले हैं, अगर आपने 2025 वाला पेपर देखा है तो। ठीक है, यूट्यूब चैनल है फार्मेसी विद स्वाति मेरा, और इंस्टा भी है फार्मेसी विद स्वाति। सब करवाते, भंडारा भंडारा सब करवाते, अभी पढ़ ले। चलो शुरू करें। तो शुरू करते हैं हम लोग ब्लड बैंक से। जैसा मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, बैंक का मतलब क्या होता है कॉमन भाषा में। बैंक मतलब वो प्लेस जहाँ से जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम लोन लेके पैसे, ठीक है, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक का मतलब है ये वो बैंक है जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ब्लड की जब जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड लेते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक क्या है? इट इज अ फैसिलिटी दैट कलेक्ट्स, स्टोर एंड प्रोवाइड्स ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड बैंक क्या है? एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करा जाता है, इकट्ठा करा जाता है, ठीक है, स्टोर करा जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है ट्रांसफ्यूजन के लिए। मतलब लोगों में रक्त पहुंचाने के लिए, जब किसी सर्जरी के दौरान, किसी एक्सीडेंट के दौरान किसी में ब्लड की कमी हो जाती है तो लोगों को ब्लड दूसरों से लेना पड़ता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफ्यूजन। तो ये जो ब्लड अवेलेबल हम कराते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में, ये हम कहाँ से करते हैं? ये हम कराते हैं ब्लड बैंक से। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों के इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होते। ठीक है, नहीं दोनों इंग्लिश हिंदी मिक्स करके मत लिखो, कोशिश करो कि एक ही लैंग्वेज यूज करो, हम यही सजेस्ट करेंगे, है ना। ब्लड बैंक कलेक्ट्स ब्लड डोनेशन फ्रॉम वॉलेंटियर डोनर्स। ब्लड बैंक जो है वॉलेंटियर डोनर से ब्लड कलेक्ट करता है। वॉलेंटियर डोनर मतलब जो स्व इच्छा से खून देना चाहते हैं। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्व इच्छा, है ना। जबरदस्ती कभी भी किसी से ब्लड नहीं लिया जाता है। ब्लड बैंक हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है और ब्लड उन्हीं से लिया जाता है जो वॉलेंटियर डोनर्स होते हैं। और ब्लड लेने के बाद उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है उसकी टेस्टिंग करी जाती है। क्यों टेस्टिंग करी जाती है? कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। सपोज अगर उसमें कोई डिजीज हुई, एड्स हुआ, सिफिलिस हुआ, तो वो उस बीमारी वाला खून जो है अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल में चढ़ाएंगे तो उस बेचारे को भी बीमारी है ना। इसलिए जो भी ब्लड इकट्ठा किया जाता है उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है, टेस्टिंग करी जाती है।
फिर उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग करी जाती है मतलब ब्लड को कभी कभी अलग अलग कंपोनेंट्स में भी सेपरेट करके स्टोर किया जाता है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गए, ठीक है। और फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर में यूज होने के लिए। ब्लड बैंक एक ऐसी सुविधा है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए खून इकट्ठा करता है, स्टोर करता है और देता है ना। ब्लड बैंक वॉलेंटियर डोनर से खून डोनेशन इकट्ठा करता है, जिसे बाद में जांचा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये हो गई ब्लड बैंक की डेफिनेशन। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्लड बैंक के लिए? अगर किसी को ब्लड बैंक ओपन करनी है तो कम से कम आपके पास 100 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए, है ना। फॉर अ ब्लड बैंक यू विल नीड अ मिनिमम ऑफ 100 स्क्वायर मीटर्स फॉर ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं है सर्जरी, है ना। ऑपरेशन मतलब खून को इकट्ठा करना, खून को फिर प्रोसेस करना, फिर टेस्टिंग करना, इसको ऑपरेशंस कहा जाता है ना। तो अगर एक किसी को ब्लड बैंक खोलनी है तो आपको ऑपरेशन के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वहीं पे आप कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर रहे हो, सिर्फ आप ब्लड नहीं ले रहे हो, आप वहां पे कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर रहे हो, तो आपके पास 50 स्क्वायर मीटर की जगह और होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप एफरेसिस का प्रोसीजर कर रहे हो तो आपके पास 10 स्क्वायर मीटर की जगह और होनी चाहिए। अब एफरेसिस क्या होता है, ध्यान से इस डायग्राम को देखना तो एफरेसिस समझ में आएगा, ठीक है। एफरेसिस मतलब ये जो आपको काला सा आदमी दिख रहा है, ठीक है, ये अपना ब्लड डोनेट करने आया है, ठीक है। ये जो काला सा आदमी आपको दिख रहा है ये अपना ब्लड डोनेट करने आया है। तो पहले पॉइंट में हमको दिखा रहा है कि ब्लड इसका हमने निकाल लिया है, ब्लड इज ड्रॉन मतलब इसका हमने खून ले लिया है। दूसरे पॉइंट में बता रही हूँ कि ब्लड इज सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स, पहले मैंने इसका ब्लड ले लिया, फिर मैंने ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को जिस मशीन में सेपरेट करा जाता है उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज। अब मैंने सेपरेट कर लिया, डब्ल्यूबीसी अलग कर लिए, आरबीसी अलग कर लिए, प्लेटलेट अलग कर लिए। अब मेरे काम का जो था उसको मैंने रख लिया, सपोज मेरे काम का आरबीसी था तो मैंने अपने पास आरबीसी रख लिया, तो बचा हुआ डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा मैंने वापस इस काले आदमी के अंदर डाल दिया, ठीक है। जिसका मैंने खून लिया था उसमें से मैंने आरबीसी लिया, और जो चीजें मेरी काम की नहीं थी यानी जो अनयूज्ड कंपोनेंट्स है वो मैंने डोनर को वापस कर दिए, इसको कहा जाता है एफरेसिस। तो अगर आप अपनी ब्लड बैंक में एफरेसिस जैसे प्रोसीजर करते हो तो आपके पास 5 स्क्वायर मीटर की जगह और होनी चाहिए, 5 की 10 सॉरी 10 स्क्वायर मीटर की जगह और होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 160 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अगर आप ब्लड बैंक ओपन करते हो, ठीक है, और वहां पे ब्लड को सिर्फ कलेक्ट करते हो तो आपके पास जो जगह होनी चाहिए वो 100 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कंपोनेंट्स का सेपरेशन भी करते हो तो 50 स्क्वायर मीटर की जगह और होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एफरेसिस का प्रोसीजर करते हो तो 10 स्क्वायर मीटर की जगह और होनी चाहिए, क्लियर। तो चलो जगह की बात हो गई, फिर आती है बात स्टाफ की, किस किस को नौकरी मिलेगी ब्लड बैंक में। भैया करियर में कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। तो मैन पावर की अगर हम बात करें तो ब्लड बैंक में क्या क्या स्टाफ होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ वेल एजुकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पढ़े लिखे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए, है ना। और ही शुड हैव ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, और उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना। तो एक अच्छी तरह से पढ़ा लिखा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए और उसके प्रॉपर ट्रेनिंग और अनुभव होना चाहिए। हाँ पिंकू जी मैं वही कह रही हूँ, लाइव क्लास का मतलब ही क्या होता है, लाइव क्लास का मतलब होता है पढ़ते रहना, ना कि कमेंट करते रहना जो कि लोग करते रहते हैं। तो मजबूरी में चैट ऑफ करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों का लॉस होता है जो पढ़ने आते हैं, है ना। इसीलिए मैं ज्यादा बंद करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें लॉस है, कभी वीडियो अटक गया, कभी वॉइस चला गया, कभी किसी को डाउट है, पर यहाँ समझाने से भी लोग नहीं समझते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करना पड़ता है। चलो शुरू करें अब मैन पावर से। तो मैन पावर में मैंने आपको बताया पढ़े लिखे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है, और क्वालिफाइड ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके साथ साथ होना चाहिए क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट मतलब जो टेस्ट करेगा ब्लड को, ठीक है, और यही पैथोलॉजिस्ट जो है हमारी ब्लड बैंक का मेडिकल ऑफिसर होता है, जो सारी चीजें देखता है, ठीक है। टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट्स होते हैं हमारी ब्लड बैंक में, और इसके बाद नर्सेस होते हैं, और ब्लड डोनेशन के कुछ काउंसलर्स होते हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान लोगों को जागरूक करते हैं। कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि मैं रक्तदान करूंगा तो मेरी बॉडी का ब्लड खत्म हो जाएगा, उनको नहीं पता होता कि ब्लड जो है बनता रहता है ना। तो नर्सेस और ब्लड डोनेशन काउंसलर्स रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने देने के लिए कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो और आप कुछ समय अंतराल के बाद ब्लड डोनेट करते हो तो इससे आपको कोई ना कमजोरी आएगी ना नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात आपकी बॉडी का खून भी नहीं खत्म होगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि भैया मैंने ब्लड डोनेट कर दिया तो मेरे में तो 6 लीटर ही है तो मेरे में 5 लीटर बच जाएगा, फिर मैंने खत्म हो जाएगा खून तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, इस काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं जो कि पूरा डाटा रिकॉर्ड करके चढ़ाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड रखना पड़ता है हमें कि कब कब हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, कितना ब्लड हमें मिला वहां से, कितने हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करके रखा, ठीक है। तो मैन पावर में होना चाहिए योग्य पैथोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स होने चाहिए, नर्सेस होने चाहिए, ब्लड डोनेशन काउंसलर्स होने चाहिए, और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, आपके ब्लड बैंक में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ एक जनरेटर भी होना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन कभी भी आ सकती है, तो इसके लिए लगातार 24 घंटे बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, और इमरजेंसी की स्थिति के लिए जनरेटर भी होना चाहिए, मस्ट है ये, बिना इसके ब्लड बैंक नहीं हो सकता, ठीक है। इमरजेंसी पावर बैकअप होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू आपका फ्रिज चलते रहना चाहिए। ब्लड को हम कहाँ स्टोर करते हैं, ठंडे टेम्परेचर पे, तो फ्रिज का कंटिन्यू चलना जरूरी है, इक्विपमेंट्स का फंक्शन करना जरूरी है, इसके लिए इमरजेंसी पावर बैकअप होना जरूरी है, लगातार रेफ्रिजरेशन और उपकरणों के काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट और उसके फंक्शंस, तो वही हम पढ़ रहे हैं। अब इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं ब्लड बैंक में, सबसे पहले तो एक फ्रिज बहुत जरूरी है, कितना, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसमें 50 यूनिट ब्लड आ सके, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जिसमें 50 यूनिट ब्लड को आप स्टोर करके रख सको, इसके साथ साथ आपके पास कोल्ड बॉक्स होने चाहिए, आइस पैक होना चाहिए, डीप फ्रीजर होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए, है ना, सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए। ये आपको नीचे कुछ ड्रॉपर्स दिख रहे होंगे अभी, ये ड्रॉपर्स बहुत जरूरी है ब्लड बैंक के लिए, ठीक है। ये ड्रॉपर्स बहुत जरूरी है, इसको पास्चर पिपेट ड्रॉपर भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर पास्चर पिपेट भी कहा जाता है। ग्लास ट्यूब्स, ग्लास लाइट्स, टेस्ट ट्यूब रैक्स, ग्लव्स, मार्कर पेन, ये सारी चीजें एक ब्लड बैंक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंज्यूमेबल थिंग्स, ठीक है, बीच में एमसीक्यूज ले आएंगे, क्वेश्चंस भी ले आएंगे। अभी अपन थोड़ा जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं, इसके बाद जो भी आपकी चीजें होंगी सब सुनी जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स की। अब हमने ब्लड तो ले लिया, उसको कंपोनेंट्स में भी सेपरेट कर लिया, अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, हम टेस्ट करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, तब तो हम इमरजेंसी कंडीशन में प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए रिएजेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से, एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी और एंटी डी। इससे हमको पता चलता है कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, और जब हमें पता चलता है कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है तो हमें ब्लड ग्रुप का पता चलता है, ठीक है। रिएजेंट्स एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी, एंटी डी होना चाहिए, इनका इस्तेमाल ब्लड ग्रुप पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंटी ओ नहीं, एंटी डी सर्च करना, हर क्लास में ऐसा होता है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मैम एंटी ओ होगा, बट ये एंटी डी ही होता है, मैंने कई बार सर्च करा है ना।
तो आप लोग भी एक बार सर्च करना, एंटी ओ नहीं होता है, एंटी डी होता है। मिथिलेश सर की क्लास है? नहीं, कोई क्लास नहीं थी, इसलिए तो मैंने क्लास रखी थी। सर की लाइव क्लास है क्या अभी? अभी सर की क्लास है क्या लाइव? नहीं है ना? ओके। तो इसके साथ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ब्लड बैंक में होने चाहिए डिसइंफेक्टेंट्स। दिस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। डिसइंफेक्टेंट्स को यूज किया जाता है स्किन को क्लीन करने के लिए, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। जैसे स्पिरिट होनी चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में कीटाणुनाशक कहते हैं ना। इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन से बचने के लिए, त्वचा को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे स्पिरिट हो गया एग्जाम्पल, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया। तो ये सारे क्या है? डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जाम्पल हैं, जिसको एक ब्लड बैंक में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप और डिटॉल, सेवलॉन भी लिख सकते हो। ठीक है, सर ने आज इसलिए क्लास नहीं ली क्योंकि सर को कुछ काम था, इसीलिए तो मैं ले रही हूँ मेरे सब्जेक्ट की क्लास। देखो, ब्लड को अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। होल ब्लड है तो उसको 2 से 6 डिग्री पे रखते हैं। आरबीसी है तो उसको भी 2 से 6 डिग्री पे रखते हैं। अगर प्लाज्मा है, फ्रोजन प्लाज्मा, तो उसको -18 डिग्री या उस पर भी कम रखते हैं। डिपेंड करता है। जैसे प्लेटलेट्स हैं तो उसको 20 से 24 डिग्री पे रखते हैं। अलग अलग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ब्लड शुड बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। ब्लड जो है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर करा जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट भी इसी टेम्परेचर के बीच करा जाता है ना। तो ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कोल्ड चेन मेथड से करा जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर से करा जाता है या कोल्ड बॉक्सेस में रख के ही करा जाता है। क्योंकि अगर खून का टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? आपका ब्लड खराब हो जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में मरीज तक पहुंच ही नहीं पाएगा ब्लड, और वो पूरा डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड को जो स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच ही किया जाता है। अब हमसे फंक्शंस पूछे हैं, तो मेन फंक्शन हमको एक ही लिखना है ब्लड बैंक का, वो है द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक इज टू कलेक्ट, process, test and store blood and blood products for use in transfusion therapy. ब्लड बैंक का मेन फंक्शन क्या है? कि ब्लड को कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करें यानी कि उसकी टेस्टिंग करें, उसको स्क्रीनिंग करें और उसको स्टोर करके रखें। सिर्फ ब्लड को ही नहीं, ब्लड प्रोडक्ट्स को भी, ताकि जब उसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, जब हमें पेशेंट्स में इमरजेंसी में सिचुएशन में ब्लड पहुंचाने की जरूरत पड़े, तो हम इजीली ब्लड पहुंचा पाए। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंज्यूमर को हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। मैं जब भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाती हूँ, मेरे को तारक मेहता का जेठालाल याद आ जाता है। अगर आप लोगों ने भी वो एपिसोड देखा हो जिसमें वो कहता है ग्राहक, अगर आपने देखा हो ग्राहक वाला, उसका एक एपिसोड है, ग्राहक मतलब हमारा हक, क्योंकि ग्राहक शब्द में ही आता है हक। ठीक है, तो उसको कहा जाता है ग्राहक। अगर आप लोगों ने देखा हो, मैं जब भी पढ़ाती हूँ जरूर बताती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है इनको जेठालाल याद आ जाता है ना। ठीक है, ग्राहक का हक है सही चीज मांगना, ऐसे भड़कता है वो भेड़े के ऊपर। ठीक है, देखा है ना। यूट्यूब पे टॉप 20 का पार्ट आज या कल आ जाएगा आदित्य जी। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
इज अ लॉ, ये एक ऐसा कानून है इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बचा है। अब हमें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है भैया, है क्यों नहीं है। अगर कोई अवैध व्यापार करेगा, ठीक है, हमें कोई नकली चीज दे देगा, हमें कोई ठग लेगा, हमें कोई बिल नहीं देगा और हमसे ज्यादा पैसे ले लेगा, हमें पता नहीं चलेगा, तो हम अपनी शिकायत कहाँ करेंगे, हम अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में ही तो करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में ही तो करेंगे। तो बिल्कुल हमें जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून की, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक कानून है जिसे कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ताकि अवैध व्यापार से हम बच सकें, डिफेक्टिव प्रोटेक्ट से बच सकें, और जो डेफिशिएंट सर्विसेज है, यानी जो नकली सर्विसेज हमें, खराब सर्विसेज हमें दी जाती हैं, उससे बच सकें, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, खराब उत्पादों और खराब सेवाओं से बचाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। देखो टिंकू, तुम परेशान हो गए ना, हो गए ना परेशान। बंद कर दें क्या चैट 5 मिनट के लिए, अगर टिंकू कहेगा तो बंद कर देंगे। टिंकू चैट बंद कर दे 5-10 मिनट के लिए, बस 5-10 मिनट की क्लास बची है। हाँ कर दे टिंकू बंद, ठीक है, चलो टिंकू ने ओके मैम बोल दिया है, अब मैं 5-10 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, ठीक है। टिंकू चले मत जाना, क्लास अटेंड करना है, चैट बंद करवा के, है ना। टिंकू को मानती नहीं हूँ, टिंकू अभी गुस्सा हो गया था कि मैम चैट ऑफ कर देती हो आप, तो लाइव क्लास का मतलब ही क्या है। ऐसा ही बिल्कुल बोला था ना तुमने, आवाज नहीं आ पाई थी तुम्हारी, पर मैंने समझ लिया था कि तुम्हारे मुंह से ऐसे ही गुस्सा निकल रहा है, तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, इसलिए चैट ऑफ करी जाती है। अभी तुम भी हुए ना परेशान। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है, इट एस्टैब्लिशेस लीगल राइट्स फॉर कंज्यूमर्स। इसमें हमें अपने कानूनी हक पता चलते हैं कि हम जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे कानूनी हक क्या है। एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली एंड फेयरली। और अगर हमारे साथ कोई भी विवाद हुआ है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, ठीक है, अगर हमारे साथ कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, कोई भी विवाद हुआ है, तो हमें उसे किस मैकेनिज्म से, यानी कि किस तरीके से सुलझाना है, वो भी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही पता चलता है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उपभोक्ताओं के लिए कानूनी अधिकार स्थापित करता है। विवादों को हम कुशलता पूर्वक और निष्पक्ष रूप से कैसे हल कर सकते हैं, ये हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा पता चलता है, ठीक है। The act provides a platform for consumer where they can file their complaint. इस एक्ट के द्वारा हम उपभोक्ता, कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मंच मिलता है जहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, है ना। कहाँ पे फाइल करेंगे, कंज्यूमर फोरम में। फिर कंज्यूमर फोरम क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। अगर हमने सप्लायर के खिलाफ कंप्लेंट करी है तो सप्लायर के खिलाफ एक्शन लेगा, और जो भी नुकसान भरपाई है, कंपेंसेशन का मतलब होता है नुकसान की भरपाई, जो भी नुकसान की भरपाई है वो कंज्यूमर को मिलेगी बिना किसी नुकसान के, है ना। यह जो अधिनियम है एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां हम अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फोरम जो है सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई करता है, और हमें जो भी परेशानी हुई है उसके लिए हमें मुआवजा दिया जाता है। हमारी गलती नहीं है तो भैया हम क्यों परेशान हो, काय को परेशान हो, है ना। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ये आया था 1986 में, 1986 में सबसे पहला कंज्यूमर लॉ आया था इंडिया में, ताकि उपभोक्ता जो है उनके राइट्स, उनके हक प्रोटेक्ट रहें और उन्हें सिंपल सॉल्यूशन मिल सके अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में पहला कंज्यूमर कानून था जो कंज्यूमर अधिकारों की रक्षा करता था और एक आसान समाधान प्रदान करता था। लेकिन 1986 वाला कंज्यूमर एक्ट आज के जमाने में नहीं चल पाया, क्योंकि आजकल ई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, तो ऑनलाइन हमें धोखा होगा, ऑनलाइन कोई हमें ठग लेगा, ऑनलाइन हमें नुकसान हो जाएगा, तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जो आया 2019 में, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया,
जिसने इस 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया और कुछ न्यू चीजें जोड़ी। क्या न्यू चीजें जोड़ी देखते हैं अभी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जिसने 1986 के एक्ट की जगह ली, उसमें नए प्रावधान पेश किए गए। क्या क्या नई नई चीजें थी। पहला जो ऑब्जेक्टिव थे कि कंज्यूमर को अवैध व्यापार से बचाया जाएगा, फ्रॉड मार्केटिंग से बचाया जाएगा। ठीक है, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इंश्योर राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, पेशेंट को हर एक चीज के बारे में पूरी सही जानकारी देनी है। Establish a consumer dispute redressal mechanism, अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई विवाद हुआ है तो उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है। ठीक है, कंज्यूमर के हक को, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय किस तरह से बनाया जाए, लायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है, और कंज्यूमर्स खुद को और कैसे सेव कर सकते हैं खतरनाक प्रोडक्ट्स के लिए, खतरनाक प्रोडक्ट्स के खिलाफ, उसके बारे में इस एक्ट में बताया गया है। 2019 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मेनली उसमें जो है ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर्स को जोड़ा गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा गया है, जिसमें आजकल धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उद्देश्य या फंक्शन जो है हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी वाली मार्केटिंग से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनके बारे में जानकारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए एक्ट आया है। अगर उपभोक्ता को किसी तरह का विवाद होता है तो उस विवाद का निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। उपभोक्ता अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सके, इसके लिए ये एक्ट को बनाया गया है। और उत्पाद देयता को संबोधित करने के लिए और उपभोक्ताओं को खतरनाक उत्पादों से बचाने के लिए ये वाला एक्ट जो है आया है। ठीक है, आई होप आप सबको आज की क्लास, ये वाला जो मैंने अभी पार्ट पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।